कि Node.js है क्या, व्हाट इज़ Node.js। तो Node.js इज़ एन ओपन सोर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। Node.js uses an event-driven, non-blocking इनपुट-आउटपुट मॉडल दैट मेक इट लाइट वेट एंड एफिशिएंट। इस पे आपको इसकी डेफिनेशन की बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, आई एम श्योर, लेकिन मैं इसको आपको ना ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि ये एक ओपन सोर्स है, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। यह कोई भी बंदा दुनिया में आके इसको यूज़ कर सकता है, अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करके इसको यूज़ कर सकता है। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि ये कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक भी नहीं है। लाइक मेरे पास मैक है तो मैं इसको मैक के ऊपर रन करूँगा, आपके पास विंडो है तो आप इसको विंडो के ऊपर रन कर सकती हैं, जिसके पास लिनक्स है, उबंटू है, वो उसको उसके ऊपर रन कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन क्रोम V8 इंजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ रन टाइम ऑफ Node.js इज़ अ रन टाइम ऑफ जावास्क्रिप्ट बिल्ट ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, Node.js क्या है, उस लैंग्वेज को रन करने का एक इन्वायरमेंट है। ये किस तरह चीज़ें चलती हैं, मैं आपको ना थोड़ा सा इसको इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहता हूँ। सिंपल मैं आपको वीडियो स्टोरी पर लेके चलता हूँ और अब बताता हूँ ये चीज़ें किस तरह चलती हैं। इसमें मैं एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ जिसमें हमारा सारा कोड होगा इस कोर्स का। डेस्कटॉप के अंदर गूगल शीट एंड वन नोट। पहले क्या होता था, जब नोड जस्ट इन्वेंट नहीं हुई थी तब क्या होता था, हम सिंपल एक HTML फाइल बनाते थे, उसमें हम HTML लिखते हैं, जस्ट लाइक H2 हमने लिखा और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और इसके अंदर हम एक स्क्रिप्ट का टैग लगा के उसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते थे, जिस तरह console.log जावास्क्रिप्ट हेलो ग्राफिया, ठीक है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन हो रही है, एक ब्राउज़र के अंदर। इसको अगर मैं रन करें तो आपको मैं दिखाता हूँ ये किस तरह रन हो रही है। हेलो वर्ड तो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन इसके V8 इंजन पे जावास्क्रिप्ट रन हो रही है। ये है हेलो राफिया, वो वाला हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो रही है, ठीक है। लेकिन अभी Node.js इससे किस तरह डिफरेंट है। Node.js में क्या हुआ, एक बंदा जिस रेयान डहल साहब हैं, उस जिस बंदे ने Node.js इन्वेंट की थी, रेयान डहल, उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। उसने क्या किया था, ये वो बंदा है, इसने सोचा कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट जो है उसको अभी ब्राउज़र के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम अपनी जावास्क्रिप्ट को अपनी मशीन के ऊपर रन कर सकें। लाइक हमारी ये मशीन टर्मिनल है ना, ये हमारी मशीन है, इस टर्मिनल के ऊपर हम कोई ऐसा तरीका है कि हम Node.js को रन कर जावास्क्रिप्ट को रन कर सकें। तो उसने इस बारे में सोचा और उसने एक चीज़ एक्सपेरिमेंट किए, उसने इसको किस तरह किया कि हमारा जो इसका गूगल का क्रोम V8 इंजन है ना, उसको लिया और अपने एक प्रोग्राम के अंदर सी फाइल के अंदर उसको उसको दोनों को मिला के एग्जीक्यूट किया और उसकी वो वाली जावास्क्रिप्ट फाइल रन होगी। लाइक जो हमारी जावास्क्रिप्ट हमारे सिर्फ क्रोम इसके ब्राउज़र के ऊपर चलती है, ब्राउज़र कोई भी हो, क्रोम का हो या सफारी का हो, कोई भी हो, उसके ऊपर चलती है। अब वो उस पैकेज के थ्रू जो उसने V8 इंजन और सी को मिला के बनाया था, वो उसकी जावास्क्रिप्ट उसकी मशीन के ऊपर भी चल रहती है यहाँ पे। यानी वो कहीं पे भी इसको, ये जिस तरह हमारा ये क्रोम का टर्मिनल है ना, तो टर्मिनल इसके अंदर है, क्यों नहीं ओपन हो रहा टर्मिनल, इसके अंदर टर्मिनल है या फिर यहाँ पे ये वाला टर्मिनल है, ये वाला मैं आपको टर्मिनल दिखाता हूँ। आप उसको ऊपर प्ले बटन है ना, उसको रन करेंगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा नीचे, ठीक है, ये राइट। हाँ ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टर्मिनल के ऊपर हम इसको रन कर सकते हैं, ओके। तो ये Node.js का सिर्फ यही था कि उसने एक पैकेज बनाया है जिसके थ्रू हम अपनी Node.js जावास्क्रिप्ट को मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। वो पैकेज क्या है, वो हमें इसको जावास्क्रिप्ट को अपने मशीन के ऊपर रन करने के लिए हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, ये वाला। इसमें आप सिंपल इसको डाउनलोड करना है तो आप सिंपल जाएंगे Node.js इंस्टॉल, ये मेरे मैक के लिए, आप इसको विंडो के लिए इंस्टॉल कर सकती हैं। और आप इसको जब इंस्टॉल करेंगी ना, तो वो सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट होगा
आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये बस यही आपको चाहिए नोड.js को रन करने के लिए अपने सिस्टम के ऊपर। ये मैं इसको इंस्टॉल नहीं करा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अभी जो वाली हमारे पास जावास्क्रिप्ट हमारे सिर्फ ब्राउज़र के ऊपर रन हो रही थी, अब हम उसको टर्मिनल के ऊपर भी रन कर सकते हैं। लाइक अब अगर हम यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर जाएँ तो वही वाली, अगर 4+4 है ना, हम इसको नोड के अंदर जाएंगे और ये नोड नोड का टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो गया। ये सिर्फ उसी पैकेज की वजह से जो मैंने इंस्टॉल किया उसकी वजह से यहाँ पे नोड रन कर पा रहा हूँ। ये 4 हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ लेट नेम इज़ इक्वल टू लॉफिया, और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ और इसको मैं एक्सेस भी कर पा रहा हूँ। अब ये देखें राफिया, अब वो हमारी जावास्क्रिप्ट हमारी मशीन के ऊपर चल रही है। और यही है नोड.js। नोड.js कोई लैंग्वेज नहीं है, नोड.js एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट को हमारी मशीन के ऊपर हमारे कर्नल के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। पहले बैकएंड की सर्विसेज किस तरह चलती थी कि हम गो लैंग्वेज या सी++ यूज़ करते थे, जावा यूज़ करते थे, लेकिन अब नोड.js के आने के बाद हम जावास्क्रिप्ट को भी अपने सर्वर साइड कोड लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट मशीन पर रन होगी, इसका मतलब है हम उसको उसके थ्रू हम सर्वर भी बना सकते हैं। यही इस डेफिनेशन का मतलब है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है कि ये एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है नोड.js। और नोड.js यूजेस एन इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट मॉडल दैट मेक इट लाइट वेट एंड एफिशिएंट। इसको इवेंट ड्रिवन को हम यहाँ पे नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, उसमें हम इसको देख लेंगे ये क्या है। और नॉन ब्लॉकिंग है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको नहीं देखेंगे। ये बेसिक आपको ओवरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो अभी आपने जो मैंने अभी आपको बताया उसके मुताबिक अगर आपने जो आपको अंडरस्टैंडिंग है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपको क्या समझ आई है नोड.js और जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। बेसिकली जावास्क्रिप्ट को हम लोग पहले रन करते थे अपने ब्राउजर पर। बाद में जो आपने ये बताया जिसने क्रिएट किया है, नेलर, व्हाट इज द नेम, आई फॉरगॉट, रेहान लेकिन डेजल। हाँ, इसने क्या किया है कि हम इसको अब अपने टर्मिनल पर भी ओपन कर सकते हैं। इट्स बिल्कुल नॉट अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ रन टाइम एनवायरनमेंट एंड ओपन सोर्स एनवायरनमेंट जिसको कोई भी यूज कर सकता है। बिल्कुल यही और है। इसके इंस्टॉलेशन के लिए वी नीड टू डाउनलोड ओनली Node.js फ्रॉम गूगल। यस, वेरी गुड, यही है। ये इसकी ओके, डेफिनेशन मैंने लिखी है, अगर आपने पढ़ना हो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आपने सही बता दिया। ओके। ओके, अब ये एन क्या है। एन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो जब हम इसको नोड को इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके साथ हमारे पास एन भी आ जाता है। ये हमारा अगर मैं इसको करूँ तो इसका मैं एन का वर्जन देख सकता हूँ। मेरे पास एन पी एम 18 है। ये अगर हम नोड इंस्टॉल करेंगे ना तो उसके साथ ही आ जाता है। ये करता क्या है, ये हमारे नोड के पैकेजेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। लाइक नोड के पैकेजेस क्या हैं, नोड सिर्फ एक रन टाइम इन्वायरमेंट है और इसके अंदर कुछ ऐसे पैकेजेस हैं, लाइक छोटे छोटे कोड के चंक्स हैं जो कि लोगों ने अपने अपने लिए बना के रखे हुए हैं और वो अपने लिए रखने के बजाय उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अब ये नोड पैकेज मॉड्यूल है जो कि नोड का मॉड्यूल है। जिस बंदे को भी ज़रूरत होती है ना, वो इनको यहाँ से अपनी मशीन के अंदर लोकली इंस्टॉल कर लेता है और उसको यूज़ कर सकता है। ये एक्सप्रेस उसका एक पैकेज है, फ्रेमवर्क है, जिसको हम अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको सोच रहा था बाद में करूँगा, लेकिन अभी इसको साथ साथ लेके चलते हैं। मैं अभी इसको इंस्टॉल करता हूँ, आपको अच्छी समझ आ जाएगी ये किस तरह आता है, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए ना हमें सबसे पहले इस अपनी जो फ़ोल्डर जिसके अंदर हम नोड का प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसको हमें npm का एक रिपो बनानी पड़ती है। वो उसका सिंपल तरीका ये है, आप npm init लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक package.json फाइल आ जाएगी जो कि उसके, ये क्या कह रहा है, ओके ये टर्मिनल ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। npm init। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आप पैकेज का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। अगर हम कुछ नेम नहीं रखेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे फ़ोल्डर का नेम है वही सिलेक्ट कर लेगा और हम एंटर एंटर करेंगे और ये हमारा यहाँ पे पैकेज एडजस्टन आ गई। अब जितने भी नोड के पैकेजेस होते हैं ना, वो हम यहाँ पर इसके थ्रू उनको मैनेज कर सकते हैं। अभी हमें एक्सप्रेस चाहिए तो हम यहाँ पे उसको जो मैंने कॉपी किया था वो हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपने इसका एक्सप्रेस को देखना है ना तो ये इसका सोर्स कोड पड़ा हुआ ओपन सोर्स, या भी ओपन सोर्स है कि इसके बैकग्राउंड पे क्या हो रहा है। हम तो सिर्फ चीज़ें ऊपर ऊपर से देख रहे यूज़ करेंगे ना अपने एप्लीकेशन में, लेकिन अंडर द हुड ये क्या चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे आप देख सकती हैं। और ये इसके वीकली डाउनलोड हैं ये 30 मिलियन से ज़्यादा। और ये एक इतने ज़्यादा हर हर वीक में लोग इसको इतना ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं अपने पास, और ये हमने भी इसको इंस्टॉल करना है। तो हम इंस्टॉल करेंगे और साथ साथ इसको लेके चलेंगे ये किस तरह हो रहा है।
बेसिकली मैंने इस पर सिक्योरिटी लगाई है, तो हो सकता है ये मुझे सूडो का एरर दे दे। लेट्स सी। इतना टाइम क्यों ले रहा है ये? हाँ, सूडो का एरर दे दिया। आपको ये नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास ये सिक्योरिटी, मुझे पासवर्ड देना पड़ता है कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही वो इंस्टॉल होगा ना, तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड होगी जिसने हमें एक एक्सप्रेस पैकेज यहाँ पे ऐड कर दिया हमें। अब हम इसको एज इट इज़ हम अपनी जेएस फाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते, यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह होता है। इंडेक्स डॉट जेएस। अब इसमें हम इसको यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस वाई एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस के थ्रू हमने अपना सर्वर क्रिएट करना है। ये बहुत बहुत आसान चीज़ है, सिंपल आपने लिखना है कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस का एक इंस्टांस क्रिएट करना है, और इसके ऊपर आपने लिसन कर देना है एक सर्वर। कौन सी पोर्ट पे? 300 पे। ये बस आपका इतना करने से आपका एक सर्वर क्रिएट हो गया एक्सप्रेस के थ्रू। ये इतना लाइट वेट है। और आप इसमें एक कॉल बैक लगा सकते हैं कि अगर सर्वर क्रिएशन फेल होती है तो फिर हम क्या करें। फिर हम यहाँ पे अगर हो जाता है तो हम इसको लॉग कर देते हैं कि हमारा पता चल जाएगा कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 300। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। इसको किसी भी नोड.जेएस की फाइल को रन करने का यही सिंटैक्स है। आप नोड लिखते हैं और फाइल का नेम लिखते हैं, सर्वर इज़ रनिंग ऑन 300। अगर हम इसको यहाँ पे जाएंगे और अच्छा, हम एक चीज, हम लोग जो पोर्ट है वो कोई भी डिसाइड कर सकते हाँ, हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी पोर्ट लिखा लें, ये लोकल। आपने तो 3000 लिखी है ना? बिल्कुल। मैं इसको आप कर देते हैं 400 500 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अ, कोई आपकी पोर्ट। ये बस एक प्रोफेशनल वे है कि हम इस तरह की 300 या 500 यूज़ करते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं। मैं 5000 करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं स्टॉप करके दोबारा करूँगा, तो यहाँ पे ये मुझे कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई भी रिक्वेस्ट ली नहीं है अभी तक। ठीक है, उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे एक और एपीआई लिख देते हैं जिसके हम ऊपर हम लिखेंगे अपनी गेट रिक्वेस्ट लेंगे। अगर तो ये राउट पे आता है, ये होम पे आता है, तो हमने यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन रख दिया कि जैसे ही वो इस एड्रेस पे आएगा तो ये वाला फंक्शन हमने कॉल कर देना, और ये रिक्वेस्ट डॉट ये रिस्पॉन्स में कर देगा हमें सेंड होम पेज। ठीक है, अब अगर हम वापस जाएंगे ना यहाँ पे, तो वो हमें इसको लोड नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि हमें हर दफ़ा इसको ना स्टॉप करके करना पड़ता है। तो उसका इसका भी एक सोल्यूशन है कि हम इसको हर दफ़ा स्टॉप करने की बजाय एक पैकेज है हम वो इंस्टॉल कर दें, वो इसको ऑल द टाइम लोड करता है। ये अब ये देखें, अब हमारे होम पेज के ऊपर, होम पेज ये नहीं था, होम पेज ये वाला है। होम पेज के ऊपर हमने एक रिस्पांस ले लिया जो कि हमें होम पेज दिखा रहा है। ये सिंपल, ये है एक आपने एपी एंड पॉइंट बना लिया है जो कि होम पेज का है। ये सिंपल सिंटैक्स है इसका। ठीक है, तो इसमें अभी हम जल्दी से ना मैं वो भी पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा वो किस तरह होता है। हम एन पे जाते हैं। कोई भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, आपने सीधा जाना है एन पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे नोडीमन। नोडीमन हमारे सर्वर को ऑल द टाइम रन रखता है। हम कोई भी चेंजेस करेंगे हमें उसको दोबारा से स्टार्ट करना नहीं पड़ता। तो इसको हम यहाँ पे जाके sudo npm इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा एक्सप्रेस के नीचे। ये नोडीमोन ऐड हो गया। अब इसका काम है ये कि हमारी फाइल को एक दफ़ा सर्वर एक दफ़ा रन हो जाएगा ना, तो उसको हमें दोबारा बार बार स्टॉप करके रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि हम अपनी आसानी के लिए नोडीमोन लिखने की बजाय एक यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख लेते हैं जो कि हम डायरेक्ट उसी को कॉल कर देते हैं, नोडीमोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब हमारी एक फ़ाइल है, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा जो सर्वर होगा ना वो इसी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में होगा। तो जैसे ही हम स्क्रिप्ट के अंदर ये एन पी एम रन डेव करेंगे ना, तो वो खुद ब खुद इस नोडीमोन इस फाइल को, इस फाइल के अंदर जो सर्वर है ना उसको रन कर देगा। अब ये देखिएगा एन पी एम रन डेव, अब वो हमारा सर्वर रन हो रहा है। सर्वर इज़ रनिंग ऑन पोर्ट 300। अब एक्चुअल में हमें अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करेंगे ना, तो हमें बार बार उसको रीलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। होम पेज अपडेटेड,
अब वो खुद ब खुद इसको रीलोड कर रहा है और यहाँ पर वो उसका कंटेंट भी अपडेट कर रहा है। ये है नोडिमोन का। ये हम इसको आप जब भी देखेंगे ना तो नोडिमोन ज़्यादातर यूज़ हुआ होता है, जो कि हम नोड एक्सप्रेस की सर्वर को रन करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये हो गया सिंपल एनपीएम का, हमें पता चल गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं साथ साथ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करवा लूँ और साथ में ये स्लाइड जो डॉक्यूमेंटेशन है ये भी बताता जाऊँ। ठीक है, तो एनपीएम का हमें पता चलेगा ये एनपीएम क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनपीएम। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये है नोड पैकेज मैनेजर। एनपीएम का मतलब ये है कि वो नोड के जितने भी पैकेजेस हैं ना उनको वो मैनेज करता है। और आगे आता है मॉड्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि हम अपने जो नोड की एप्लीकेशन है, एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है, उसके स्ट्रक्चर को, उसका आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा मैसी ना हो जाए कि हमें दोबारा उसको नेविगेट करने के लिए हमें कन्फ्यूजन हो जाए कि हमने कौन सा कोड किस जगह पे लिखा था। तो उसके लिए हम मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। मॉड्यूल क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी इम्पोर्टेड इनटू अदर फाइल्स। अब आपको मैं एक्सप्रेस जेएस फाइल के अंदर जो है ना, एक्सप्रेस की फाइल है उसका स्ट्रक्चर बता दूँ कि उसके अंदर प्रोजेक्ट किस तरह का होता है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में हमारा जो मोंगोडीबी का स्कीमा आएगा ना वो आएगा इसमें। लेकिन हम इसमें अभी मैं आपको मोंगोडीबी कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा, हम इसमें सिर्फ नोड.जेएस और एक्सप्रेस का देखेंगे बेसिक्स, क्योंकि मोंगोडीबी का जो आपका खुद का प्रोजेक्ट है ना उसके अंदर सेटअप हुआ तो मैं आपको उधर से ही बता दूंगा। ये एक मॉडल होते हैं इसमें। इसमें व्यूज़ होते हैं। व्यूज़ के अंदर हमारी सारी एचटीएमएल फाइल आती हैं, इंडेक्स एचटीएमएल, जो जितनी भी एचटीएमएल फाइल हम रेंडर करेंगे ना पेज के ऊपर वो इसके अंदर आती हैं। और फिर आते हैं कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स इसके अंदर ठीक है। अब कंट्रोलर में क्या आता है आपको मैं इसका आर्किटेक्चर बताता हूँ। लोग कोई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर यही होता है मॉडल ये व्यू तो कंट्रोलर। एमवीसी है ना, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। बिल्कुल हाँ, यही है। ये एक कंट्रोलर इज अ ब्रिज बिटवीन मॉडल एंड व्यूज। हाँ जी ऐसे मॉडल में हम सारी प्रॉपर्टीज स्कीमास रखेंगे, व्यू जो हमें डिस्प्ले होगा, और कंट्रोलर इज द ब्रिज बिटवीन मॉडल एंड व्यू। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये एक अप्रोच है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये एक अच्छा एक प्रोफेशनल वे होता है कि ताकि कोई और बंदा आपका कोड देखेगा उसको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब हम इसमें एक अपना ना एक मॉड्यूलर कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं और हम यहाँ पे ऐप डॉट यूज़ नहीं, पहले हम कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि मॉड्यूल्स क्या हैं। इसके अंदर हम जाके कहते हैं auth.js। इसमें हम अपने वो वाले क्रिएट करेंगे। हम एक मैं auth रजिस्टर का एपी एंड पॉइंट क्रिएट करने लगा हूँ, जो कि हम इसमें मॉड्यूल के थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे। फास्ट एक्सप्रेस होगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस कॉन्स्ट क्या है, राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये हमने राउटर डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हम इसको राउटर को यूज़ करते हुए अपना कोई भी एपीआई पॉइंट लिख सकते हैं। डॉट गेट करें लॉगिन पेज, ठीक है। इसके ऊपर कॉल बैक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो लॉगिन। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ। आप ओबियसली जब इसमें एपीआई बनाएंगे ना तो आप इसमें सिर्फ ये नहीं बोलेंगे लॉगिन सेंड कर देंगे, आप पूरा उसको लॉजिक लिखेंगे लॉगिन पेज, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। अब हमने जो राउटर इसके ऊपर एक एपी एंड पॉइंट बनाया ना, हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपनी index.js के अंदर। तो होगा क्या, ऐप डॉट यूज़, और अगर तो वो इस फाइल के ऊपर आता है ऑथ के ऊपर, तो हम बजाय इसके कॉल बैक फंक्शन करें, हम वो पूरा राउटर ही उसको बता देंगे। राउटर ऑथ से, ये देखें ऑथ से खुद बहुत ही इम्पोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जब वो ऑथ के ऊपर इस एपी के ऊपर आएगा ना, उसका फर्स्ट जो पैरामीटर होगा ऑथ होगा, तो वो खुद बहुत इसके ऊपर जाएगा और इसके ऊपर जाकर देखेगा कि उसका नेक्स्ट पैरामीटर कौन सा था, लॉगिन, तो वो हमें ये लॉगिन शो करवा देगा। तो अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह चल रहा है। सबसे पहले मैं इसको पोर्ट को तो सही करूँ, यहाँ पे जाके आथ पे जाएगा, हमें कुछ भी नहीं शो करेगा। लेकिन जैसे ही हम आथ के ऊपर लॉगिन पे जाएंगे वो हमारा लॉगिन पेज शो करवा देगा। अब इसके ऊपर आप कोई भी रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो, एक HTML का पेज भी रिटर्न करवा सकते हो या सिंपल जेसन ऑब्जेक्ट भी रिटर्न करवा सकते हो, इट्स अप टू यू।
तो इसको इसको हम मॉड्यूल की अप्रोच कहते हैं कि हमने अपने कोड को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हमने मॉड्यूल के थ्रू उनको कनेक्ट कर दिया। ये चीज़ मॉड्यूल में आती है। ठीक है, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट समझ आया कुछ ना कुछ? जी, अब हम अगर इसमें अपना HTML पेज ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो वो हम उसका कोड हम कहाँ लिखेंगे? व्यूज में तो हम उसका कोड लिखेंगे ना, जो बेसिक होगा HTML का। हाँ, उसको हम बैकएंड के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? बिल्कुल। आप यहाँ पे जाके ना व्यू के अंदर एक फाइल बनाते हैं, पहले बना लेते हैं index.html। इंडेक्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये मैं बेसिकली मैंने फ्लो बनाया हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि मैं आगे जाके आपको बताऊं, लेकिन चले अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम कह देते हैं h2 लॉगिन पेज। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर रिस्पॉन्स डॉट सेंड की बजाय आपने सिंपल कर देना है रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, और यहाँ पे उसका एड्रेस दे देना है उस फाइल का, जो कि ये व्यू वाली है। ठीक है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये किस तरह होगा। सेंड फाइल के अंदर हम एक पाथ का वेरिएबल यूज़ करते हैं, जो कि पाथ भी कंट्रोलर यहाँ से आएगा। ये मैं आपको बाद में बता दूंगा ये किस तरह पाथ का क्या यूजेज है। ठीक है, पाथ पाथ डॉट ज्वाइन, यहाँ पे एक डिड नेम आएगा, ये हम उसका एड्रेस दे रहे हैं बेसिकली कि हमारी उसके अंदर एड्रेस क्या है। ओके, और ये डिड नेम से वो हमारे चलेगी रोड के अंदर, और यहाँ पे हमारे चलेगी व्यू व्यूज व्यूज नहीं, अभी पाथ मुझे देखना पड़ना है कि एक्यूरेट है या नहीं। मुझे इसको एक दफ़ा लॉग कंसोलर लॉग करके देखना पड़ना है। कंसोल डॉट लॉग इसका एक ग्लोबल फंक्शन है, जो कि हमें अपने टर्मिनल के ऊपर हमें डाटा को देखने की परमिशन देता है। अब मुझे फाइल पर बता रहा है यूज़र डेस्कटॉप नोड, नोड के अंदर इंडेक्स बता रहा है, जबकि मुझे चाहिए नोड के अंदर व्यू के अंदर इंडेक्स चाहिए, नोड व्यू इंडेक्स। हाँ, अब ये इसको सही से पॉइंट आउट कर रहा है, तो हम इसी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब मैंने उस फाइल का यहाँ पे पाथ दे दिया, जो कि हमें यहाँ पे रेंडर करवानी है। सिर्फ एक फंक्शन लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह। अब ये इसके इंडेक्स के अंदर क्या था, लॉगिन पेज HTML। अब यहाँ पे आएंगे, उसने हमें यहाँ पे एक HTML पेज को करवा दिया। आपको समझ आई है इस चीज़ की? समझ आई जी, आप? जी, यहाँ तक। हाँ जी, हाँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसको लेके चलते हैं। नोट मॉड्यूल की समझ आ गई। अब डिफरेंस बिटवीन कॉमन जेस एंड इक्मा स्क्रिप्ट, ये क्या है? ये एक काफ़ी डिबेटिंग चीज़ है कि इसमें डिफरेंस क्या है। आपको सिंपल मैं बता देता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट है ना, वो कॉमन जेएस है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के भी कुछ वर्जन है। वर्जन 2015 के बाद जो जावास्क्रिप्ट है ना, उसको हम कहते हैं इक्मा स्क्रिप्ट। उसके अंदर डिफरेंट कुछ चेंजेस हुए हैं, और वो मेन चेंज उसमें यही है कि हम मॉड्यूल को इम्पोर्ट किस तरह करते हैं। अब कॉमन जेएस के अंदर हम सिंपल ये वाला सिंटैक्स यूज़ करते हैं इंपोर्ट करने के लिए, कांस्टेंट जो वेरिएबल इंपोर्ट करना है, रिक्वायर जहाँ से इंपोर्ट करना है। ठीक है, लेकिन इक्मा स्क्रिप्ट के अंदर हम इसको इस वे के अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इक्मा के अंदर किस तरह होगा ये। हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस एक्सप्रेस को इस तरह इंपोर्ट किया हुआ ना, अगर हम इसको इक्मा के अंदर करेंगे तो हम इस तरह करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। लेकिन फिर हमें यहाँ पे पैकेज डायरेक्शन के अंदर उसकी टाइप भी बतानी पड़ेगी कि ये कौन सी टाइप आप यूज़ कर रहे हो। टाइप कॉमन जेएसई है या कि फिर मॉड्यूल वाली है। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। अब हम मॉड्यूल यूज़ करेंगे तो वो हम हमारी एप्लीकेशन को यहाँ पे वो बता देगा कि आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो और आपने ये वाली क्यों सिंटैक्स यूज़ किया, और हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन चले, या मैं आपको दिखा सकूँ कि ये इस तरह चलता है। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन चल रही है। अगर आपने दोनों में से कोई एक आप सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो, या तो इक्मा या फिर ये कॉमन जेएस। ठीक है, तो
वो आपने डिसाइड करना है कि कौन सा यूज़ करना है। लेकिन अभी मैं इसको कॉमन जेस यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो अभी मैं इसमें आपको बताऊँगा ना चीज़ें, वो कॉमन जेस के अंदर ज़्यादा स्मूथली चलती हैं। तो अपनी लर्निंग कर्व को सीधा रखने के लिए मैं कॉमन जेस ही यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। इसको फिर हम वापस जाएंगे और इसको हम वापस ले जाएंगे। और एक और डिफरेंस कॉमन और इसमें ये है कि कॉमन जेएस जो है ना वो सिंक्रोनसली चीज़ों को लोड करती है, जबकि ये ईएस मॉड्यूल जो है ना वो एसिंक्रोनसली चीज़ों को लोड करते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है? कॉमन जेएस क्या करती है, सबसे पहले ये वाली लाइन लोड होगी कॉमन जेएस में, ये वाला। अब ये वाला मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रुक जाएगी। वो इसका वेट करेगी, ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये आगे चलेगी। ये सिंक्रोनसली मूव करते हैं, एक लाइन होगी, कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर वो हो गया, फिर वो नेक्स्ट लाइन, ये है सिंक्रोनसली। लेकिन एसिंक्रोनसली क्या मूव किस तरह करती है, वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी, अब वो देखेगी ये टाइम ले रही है, तो वो इसको इवेंट लूप में डालेगी, वो बैकग्राउंड पे प्रोसेस होता रहेगा, लेकिन उसका थ्रेड वहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा, वो इसको भी लोड करना शुरू कर देगी। तो इस वजह से हमारी एसिंक्रोनस थोड़ी सी प्रेफरेबल है कि वो हमारी चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट बना देती है, कि हमें चीज़ों को वेट नहीं करना पड़ता, वो एसिंक्रोनसली पैकेजेस को लोड करती है। बस ये डिफरेंस है इन दोनों में ज़्यादातर। अब आते हैं पाथ का, जो हमने पाथ यूज़ किया उसका क्या डिफरेंस, उसका क्या यूज़ है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाथ मॉड्यूल, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखा दिया है। वो पाथ का मकसद ये है कि अभी तो हमारी एप्लीकेशन बहुत छोटी है ना, इसके अंदर स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा है। तो लेकिन ऐसा होता है कि जब हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमें जो पैकेजेस हैं या जो फाइल हैं उनको इंपोर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कंफ्यूजन हो जाती है कि कोड कुछ भी हम इंपोर्ट करेंगे ना फाइल, तो रिक्वायर उसके अंदर हमें लिटरली इतना बहुत बड़ा एड्रेस देना पड़ जाता है। तो उससे बचने के लिए नोड.जेएस ने एक बिल्ट इन मॉड्यूल दिया हुआ है, जो कि पाथ है। डिफरेंट मॉड्यूल दिए हुए हैं, मैं आपको वो यहाँ पे बताना भूल गया कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं। यहाँ पे एफ एस है, फाइल सिस्टम है, एच टी टी पी है, पाथ है, यू आर एल है और यूटिल्स हैं। ये कुछ हैं बहुत कॉमन यूज़ होने वाले हैं, लेकिन इनमें भी हम सारे यूज़ नहीं करते। ये पाथ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। एफ एस को हम कभी कभी यूज़ करते हैं, मैंने अपने करियर में एफ एस को कभी यूज़ नहीं किया। उसकी रीज़न ये है कि जो भी हमें डाटा स्टोर करवाना होता है वो हम मोंगोडीबी या डेटाबेस में स्टोर करवा देते हैं, हमें फ़ाइल को ऊपर लिखने की या रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा ये एफ एस का सिंटैक्स और पाथ का, बाकी जो है वो इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पाथ क्या करता है, बेसिकली हमारे इन चीज़ों को, हमारे जो एड्रेस होता है ना फाइल्स का, उसको बड़ा आसान कर देता है। इसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। सिंटैक्स क्या होगा, सपोज कर लें मैंने यही फ़ाइल जो की है ना इम्पोर्ट, उसी को देख लेते हैं कंट्रोलर के अंदर। ये है डी, ये पाथ 3 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट नेम होता है जो कि डिर नेम होता है, ये तो आएगा ही आएगा। डिर नेम क्या करता है, जो जिस फाइल के अंदर ये कॉल हो रहा है ना पाथ, उसका जो डिर है ना, डिर नेम उस फाइल का एड्रेस शो करता है। अब आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी, कन्फ्यूजन होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस वक्त हमारी फ़ाइल किस में है, कंट्रोलर के अंदर, बेसिकली नोड के अंदर कंट्रोलर और उसके अंदर आथ है, उसके अंदर हमारी ये फाइल पड़ी हुई है। तो अब इसको मैं लॉक करके दिखाता हूँ आपको ये किस तरह चलेगा। अब ये देखें फाइल पाथ क्या है, ये डी नेम हमारी इस फाइल को पॉइंट आउट कर रहा है। ये जहाँ जिस फाइल के अंदर ये हम इसको कॉल करेंगे उसी फाइल को ये पॉइंट आउट करेगा। अभी नोड, ये देखें यहाँ पे यूज़र, उसके अंदर असद है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, ये सारा उसने एड्रेस हमें बता दिया। एड्रेस की डेस्कटॉप के अंदर नोड का एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, उसके अंदर कंट्रोलर है और उसके अंदर ये हमारी फाइल पड़ी है जिसके अंदर ये डी नेम कॉल हो रहा है। तो ये हमारे चीज़ों को, हमारी फाइल को एक्सेस करने के लिए हमारे को जो एड्रेस है उसको बहुत शॉर्ट कर देता है। हम यहाँ से इसको सिंपल बता देंगे हमने कौन सी फाइल में जाना है। कंट्रोलर के अंदर पड़े हुए, कंट्रोलर के अंदर हमें जाना है इंडेक्स के ऊपर, तो वो इंडेक्स सॉरी आथ के ऊपर जाना है, तो वो हमें auth.js पॉइंट आउट कर देगा। ये देखिए सिंपल, कंट्रोलर के अंदर auth.js फाइल पड़ी है। तो इसका पाथ का सिर्फ यही है, ये पाथ हमें चीज़ों को इंपोर्ट करने के लिए और पाथ को इंपोर्ट करने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इस चीज़ की समझ आ गई पाथ की? जी आ गई। पाथ इंपोर्ट करने के लिए और नॉर्मलाइज करने के लिए एक मॉड्यूल है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब नेक्स्ट मॉड्यूल है एफ एस फाइल सिस्टम।
फाइल सिस्टम इसका मैं आपको लेटर से बना देता हूँ कि किस तरह चलता है। मेरी बात सुनिए, अगर ये मॉड्यूल्स हमने यूज नहीं करने, फॉर एग्जांपल एफएस हमने यूज नहीं करना क्योंकि आपने बताया कि वो फाइल को राइट करने के लिए इसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास मोंगोडीबी है, हाँ, तो ये कंफ्यूज नहीं करेगा? नहीं इसको आप इसको सुन लें सिर्फ एक दफ़ा, ओके हो ओके। सकता है आपको जरूरत पड़ गई, आप इसको देखें ना, सिर्फ इसको सुन लें। पाथ जो है ना वो इंपॉर्टेंट था, एफ एस जो है ना इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ठीक। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल की सिस्टम बना देता हूँ, आपको कभी ज़रूरत पड़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो एक और मैं फ़ाइल बनाता हूँ जिसमें हम इसको फ़ाइल को रीड करेंगे। इसका सिंटैक्स सिर्फ मैं आपको बताऊँगा, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। इसका नेम रीनेम मैं कर दूँ, फाइल की स्पेलिंग गलत हो गई, इसमें कुछ भी लिख देता हूँ, असद इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। ये मैंने इसको हमने फ़ाइल को रीड करना है। अब यहाँ पे आएंगे सिंपल। अब यहाँ पे जाके हम पाथ को सबसे पहले एफ एस को इंपोर्ट करेंगे। कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर एफ एस। इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी कि जो कि आपको कंफ्यूज करनी थी, उनको फिल्टर आउट करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। इसमें हम इसको रीड करेंगे, एफ एस डॉट रीड फाइल, रीड फाइल, यही इसका सिंटैक्स है। यहाँ पे ये 3 पैरामीटर लेता है, फाइल का पाथ जिसको रीड करना है, उसकी टाइप, फाइल टाइप, और एक कॉल बैक जिसके अंदर हमारा डाटा वो सारा आएगा। ये इसका सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स आपको बताना मकसद था। अब हम देख लेते हैं कि हमने ये वाली फ़ाइल को रीड करना है, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी। तो हम सिंपल जाते हैं यहाँ पे, इंडेक्स डॉट टी एक्स टी, वो इसकी फ़ाइल टाइप क्या होगी, UTF-8, UTF-8, और ये कॉल बैक जो है ना हमारा 2 पैरामीटर देगा, डाटा और एडिट, एरर और डाटा, और इसके अंदर हम इसको रीड कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाटा, ठीक है। अब जो एक टाइम में हम एक ही सर्वर को रन कर सकते हैं, फाइल को रन कर सकते हैं, तो इसको मैं स्टॉप कर दूंगा, मैं फाइल वाले को चलाऊंगा, फाइल डॉट जे एस, असद इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब ये आपको सिर्फ इतना सिंटैक्स ही पता होना चाहिए था, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको कभी ना कभी काम आ जाएगी। एफ एस है, हाउ टू रीड फाइल, ये आपने देख लिया। हाउ टू रीड फाइल करने के लिए हम सिंपल रीड फाइल का लगाते हैं। अगर आपने कुछ फाइल के ऊपर लिखना है, उसके लिए आप अपेंड फाइल लगा लेंगे, दैट्स इट। और अब ये चीज़ आती है इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम जब प्रोफेशनली काम करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी कुछ API कीज़ हैं जो कि सीक्रेट की हैं, जो कि लोगों को नहीं पता होनी चाहिए, वो हम अपनी फ़ाइल के अंदर लिखें। उसका ये होता है कि अगर हम अपनी फ़ाइल के अंदर यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे यहाँ पे, तो जब वो गिट के ऊपर जाएगा तो हमारा अगर सोर्स कोड ओपन भी हो जाए तो उसमें हमारी वो API की ब्रीच हो जाएंगी, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, वो हम कोई भी उनको चुरा सकता है। तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बनाते हैं .env और हम इसको गिट इग्नोर के अंदर डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोड को पुश करेंगे ना गिट के ऊपर, तो वो इस फाइल को इग्नोर कर देगा, वो इसको रीड नहीं करेगा। तो हम अपने जितने भी सीक्रेट कीज़ हैं ना, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं, सीक्रेट की लाइक AWS API की, जो कि हम इसको हमें ज़रूरत होती है अपने काम के लिए, कुछ भी हो सकती है। हम ये नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि हमारी API की क्या है, क्योंकि इसके थ्रू वो हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। तो इसको लोड करने का सिंपल तरीका ये है कि आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप सिंपल प्रोसेस डॉट env एक फ़ीचर है, वो आप लिखेंगे प्रोसेस, यही इसका सिंटैक्स है, डॉट env डॉट आगे उस API की का नेम, AWS उस वेरिएबल का नेम API की, ठीक है। मुझे ये आप फाइल डॉट जेएस में क्यों लिख रहे हैं? ये तो मैं इसकी जेएस फाइल में लिखना चाहिए ना। जहाँ पे आपको ज़रूरत होगी आप उधर लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंसोल लॉग, वो तो मैं बस कर रहा था, इसको मैं कर देता हूँ, एक नाम दे देता हूँ API की का, ताकि हमें पता चल जाए लॉग के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसको रन करेंगे ना, तो ये क्या होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना चाह रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चलें कि किस तरह होंगी। अब ये हमें इसका डाटा नहीं शो करेगा, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। API की उसने नल बताई है, उसकी रीज़न ये है कि हमने सिंटैक्स तो सेम है, सिंटैक्स यही है, प्रोसेस डॉट env AWS वही वेरिएबल का नाम, लेकिन इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है
जो कि हमारे इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को उस फाइल के अंदर लोड कर देता है और फिर हम उनको अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और वो कौन सा है पैकेज? .env। .env ये है। इसको सिंपल आपने इस तरह इंस्टॉल करना है, यहाँ पे कॉपी किया पैकेज.json के अंदर। अब यहाँ पे हम इसको स्टॉप करते हैं अपने सर्वर को, sudo npm install .env करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा और .env इंस्टॉल हो गया। अब उसी पैकेज के अंदर उन्होंने बताया कि इसको यूज़ भी किस तरह करना है। रिक्वायर .env config। अब जिस फाइल में हमें वो इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, हम उसके अंदर सिर्फ ये वाली एक फीचर लिख देंगे। आप ये देखिएगा हमने ये कर दिया। आप npm run dev करेंगे तो ये हमें उसकी वैल्यू दे देगा, API की ये उसकी वैल्यू आ गई। ये है इन्वायरमेंट वेरिएबल को लोड करना और उसको यूज़ करना। ये .env वेरिएबल के थ्रू होता है। यही यहाँ पे लिखा हुआ कि .env पैकेज इज यूज्ड टू लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल। हम इस .env फाइल में क्या क्या रख सकते हैं? हर वो चीज़, वो वेरिएबल जो आप लाइक कोई डिफरेंट सीक्रेट की? बिल्कुल, एक सीक्रेट की भी होती है और कुछ ऐसा डाटा भी होता है जो कि आपका जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं ना तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन जब वो प्रोडक्शन पे चला जाएगा ना तो तब वो डिफरेंट होगा। तो वो भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। इस चीज़ की आपको समझ आएगी किस तरह होगा वो। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम ENV के अंदर अपना लोकल होस्ट रख लेते हैं, लाइक होस्ट रख लेते हैं, MongoDB होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है। अभी हमने जब हम अब डेवलप कर रहे हैं ना तो तब हमारी एप्लीकेशन लोकल होस्ट पे चल रही है, तो अब हम इसको MongoDB होस्ट को लोकल पे रखेंगे। लेकिन जब वो प्रोडक्शन पे चला जाएगा ना तब ये वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इस वजह से सिर्फ हम जब डेवलप प्रोडक्शन पे जाएगा तो हम इस वेरिएबल को चेंज कर देंगे, हमें कोड के अंदर जाके चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक अगर हमने यहाँ पे किसी जगह पे इसको यूज़ किया हुआ ना तो हम सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर उस वेरिएबल की इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर चेंज कर देंगे, हमें इस कोड के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दो तरह की चीज़ें हम इसमें रखते हैं, एक तो API की सीक्रेट की और दूसरा वो जो कि डेवलपमेंट में डिफरेंट वेरिएबल होगा लेकिन प्रोडक्शन में जाके वो डिफरेंट हो जाएगा। ये दो तरह की चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं। सही। हाउ टू एक्सेस इन्वायरमेंट वेरिएबल ये भी हमने कर लिया। अब ये है Node.js एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली Node.js जो है ना वो एक सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन है। Node.js एक सिंगल थ्रेडेड इन्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या है? Node.js ये सिंगल एसिंक्रोनसली कोड मीन दैट थिंग्स कैन हैपन इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेन प्रोग्राम फ्लो। एसिंक्रोनस फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर प्रोसेस्ड इन अ बैकग्राउंड विदाउट ब्लॉकिंग अदर रिक्वेस्ट। अब इसका मतलब क्या है? अब इसके लिए मैं आपको एक अलग से फाइल बना के इसको मैं बताता हूँ ये किस तरह चल रहा है। एक सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप इस तरह करेंगे नहीं कि हर एक फीचर के लिए अलग से फाइल बनाएं, लेकिन मैं आपको बता दूँगा कि एक वैसे नॉर्मल फ्लो क्या आता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट एक लाइन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह करके करेगा, ठीक है। लेकिन एसिंक्रोनस उसने बात की है, एसिंक्रोनस इस तरह का होता है कि वो इसके जो यूजुअल फ्लो है ना उससे रिगार्डलेस ये काम करता है। वो किस तरह होता है वो मैं आपको दिखाने लगा उसकी एग्जांपल, इसको रहने देते हैं। अब बेसिकली जब हम इस फाइल को रन करेंगे ना तो ये एक फ्लो में चलेंगे। फर्स्ट लाइन पे 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 जाके प्रिंट होगा। वो आप देखिएगा यहाँ पे .js। अब ये देखिए एक लाइन में चल रहे हैं 1 2 3 4 5, पहले ये लाइन हुई है, फिर ये एक फ्लो में चल रहे हैं। ये है एक एसिंक्रोनस फंक्शन, ठीक है। लेकिन सॉरी ये सिंक्रोनस फीचर है। लेकिन एसिंक्रोनस क्या होता है? एसिंक्रोनस में एक अलग सी चीज़ आ जाती है प्रोमिसेस की। अब मैं इस सेकंड वाले को एक प्रॉमिस के अंदर डालने लगा। उसके लिए एक फंक्शन है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, सेट टाइम इंटरवल। क्यों नहीं कर रहा? ये फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन आ गया। ये फंक्शन क्या करता है? ये एक्चुअल में एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। अब मैं ये इसकी एग्जांपल मैं इस वजह से ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे 2000 मिली सेकेंड हो गए, मतलब ये 2 सेकंड वेट करेगा। उसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा जो कि कॉल बैक है। कंसोल डॉट लॉग इसके अंदर आएगा 2,
अब इसका थोड़ा सा मैं इसका स्ट्रक्चर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे ये लाइन चलेगी, ये तो हमारे पास वन प्रिंट हो जाएगा। सेकंड पे ये वाला फंक्शन चलेगा, लेकिन वो हमारा टू प्रिंट नहीं करेगा। उसकी रीज़न क्या है? वो उसने ये देखा कि ये एक प्रॉमिस है, हमारे नोड जैसे ये देखेगी कि ये एक प्रॉमिस है, लाइक ये प्रोसेस होने में थोड़ा 2 सेकंड का टाइम लेगी, तो वो इसको एक इवेंट लूप में डाल देगी। लेकिन हमारा जो थ्रेड है वो आगे कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और जैसे ही ये इवेंट लूप कंप्लीट होगी तब वो उसका जो रिस्पांस होगा ना, इसको एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमारे कॉल बैक को प्रोवाइड कर देगा। अब इसको आप दोबारा देखिए ये किस तरह चलता है, फिर आप देखिएगा। पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 2 सेकंड के बाद 2 हुआ। अब आपने वेट करना है कि अब दोबारा देखना कि किस तरह चलता है ये। 5 तक हो गया, अब 2 सेकंड उसने वेट करने के बाद 2 प्रिंट किया। ये है इसकी एसिंक्रोनस फीचर। यही नोड.जेएस को बहुत एफिशिएंट बनाता है कि अगर कोई एक रिक्वेस्ट प्रोसेस होने में टाइम ले रही है तो नोड.जेएस वहाँ पे स्टक नहीं हो जाता, ये आगे चला जाता है और वो जो जो टाइम ले रहा है उसको इवेंट लूप में फेंक देता है, लेकिन थ्रेड आगे चलता रहता है, सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन उसको वो इस तरह से मैनेज करता है कि हमारी कोई भी रिक्वेस्ट ब्लॉक नहीं होती। इस चीज़ की आपको समझ आई? यस यस, हमने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसिंग का पढ़ा हुआ ना, जिसमें आपके प्रोसेस आते जाते हैं, तो वो अगर एक प्रोसेस किसी कंडीशन की वजह से वो किसी उसको लूप में फेंक देगा और फिर नेक्स्ट प्रोसेस को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देता है, वो स्टॉप नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी की एग्जांपल है जो हम लोग यूज करते हैं। हम एट अ टाइम विंडो भी खोल सकते हैं, हम एट अ टाइम वर्ड भी खोल सकते हैं, हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, उसके थ्रू पीछे यही प्रोसेसिंग हो रही होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें हाउ नोड.जेएस हैंडल एरर, ये एक हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपके एप्लीकेशन पे चले जाएंगे जो आपने मुझे सेंड की थी। हाउ नोड.जेएस हैंडल एरर, ये इसको 4 तरीक़ों से हम एरर्स को हैंडल कर सकते हैं नोड.जेएस में, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं ना वो दो ही हैं, एक तो ट्राई कैच और दूसरा कॉल बैक। ठीक है, ट्राई कैच में ये इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल है, आपने हो सकता है यूज़ भी किया हो दूसरी लैंग्वेजेस में। हम ट्राई और कैच लगाते हैं, ट्राई के अंदर जो हम कोड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो लिख देते हैं, अगर उसको रन होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो सेम एरर हम इस कैच के इस वेरिएबल में गेट कर लेते हैं और उसको यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। ये ट्राई कैच का बहुत सिंपल है, लेकिन कॉल बैक का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल बैक किस तरह एरर को हैंडल करता है। कॉल बैक में हमारे पास जब कॉल बैक रन होता है ना तो हमारे पास दो उसके पैरामीटर होते हैं, एक तो डाटा, दूसरा उसका एरर। फर्स्ट एरर होता है और सेकंड वाला डाटा होता है। अगर तो वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा तो उसका जो डाटा होगा वो जो रिस्पांस होगा वो डाटा में आ जाएगा, लेकिन अगर वो कोई एरर देगा तो वो इस एरर के वेरिएबल में आ जाएगा। ये पैरामीटर के सिर्फ नेम है, आप इनका नेम कुछ भी रख सकते हो। एरर ERR को मैं एरर कर दूंगा, ERROR, और डाटा को मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा, लेकिन इनका जो फर्स्ट और पैरामीटर है उनका कंसेप्ट समझना है आपने। अब आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ ये किस तरह आता है। हम फाइल के अंदर ही चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमने कॉल बैक यूज़ किया हुआ है, अब यहाँ पे हम इसके एरर को हैंडल करेंगे। लेट्स सपोज इफ़ एरर, तब हम इसके एरर को हैंडल करना चाहते हैं, रिटर्न कर दो फॉल्स, लेकिन यहाँ पे हमें कंसोल और लॉग कर दो एरर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रन करूँ नोड file.js, तो उसने हमें सही से डाटा शो करवा दिया क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है। लेट्स सपोज इसमें कोई एरर क्रिएट करते हैं, अब उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया है। अब एरर क्या है? नो सच फाइल आर डायरेक्टरी, उसको ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसने ये एरर थ्रो कर दिया। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर भी एरर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो हमें एरर नहीं दिखाएगा, वो हमें सिंपल सिर्फ अनडिफाइंड बता देगा। ये है इसके अंदर कॉल बैक के अंदर एरर को हैंडल करने का तरीका। अब अगर आपको पता चलना चाहिए कि ये यही एरर एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है राफिया एरर, अब वो बता रहा है राफिया एरर और आगे ये वाला एरर है। आप इसको इस तरह एरर को हैंडल कर सकते हैं कॉल बैक के अंदर। ठीक है, कॉल बैक की इसकी भी समझ आ गई है किस तरह एरर हैंडलिंग हो रही है। जी सर। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपने जो